हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। हम लोगों ने पिछले 3 सेशंस में पढ़ा है कि एग्जैक्टली सर्कुलर मोशंस क्या होता है, सर्कुलर मोशंस रिलेटेड बेसिक टर्म्स क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस क्या होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर फोकस किया था और काइनेमेटिक्स भी पढ़ा था। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशंस और यही सर्कुलर मोशंस बेसिक में हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं, that is applications of uniform circular motions. So applications point of view हम लोग जनरल प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ के एप्लीकेशंस पर फोकस करते हैं और हम लोग आज फोकस करने वाला एक इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज वेल ऑफ डेथ, जिसे हम लोग मौत का कुआं बोलते हैं। मौत का कुआं जो होता है, जनरली स्टंट पर्सन एक वर्टिकल सिलेंडर के अंदर में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशंस परफॉर्म करता है, वो भी अपनी जान के साथ में। बेटा, इट्स नॉट अ इजी टास्क। उसके पीछे जो बेसिक होता है या फिर बेसिक साइंस होता है, उस साइंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जनरली वर्टिकल सिलेंडर के अंदर में जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशंस वो स्टंट पर्सन कंप्लीट करता है, तो उसे एक चीज की ध्यान रखनी होती है। बेटा, उसकी बाइक तो है, बाइक तो अच्छी होनी चाहिए, बाइक में अच्छी पावर होनी चाहिए, अच्छी इंजन होना चाहिए। और सेकेंड पार्ट, उस स्टंट पर्सन के हाथ में होता है टू मेंटेन स्पीड। उसको अच्छी तरह से स्पीड मेंटेन करनी होती है। अभी आप लोग भी ऑब्जर्व करते हो, अगर उसकी स्पीड अगर कम हो जाती है, सो इट विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेल्यूर और एक्सीडेंट्स। जब भी उसकी स्पीड कम हो जाती है बेटा, तो वो स्टंट पर्सन नीचे आ सकता है, उसका ग्रिप और कांटेक्ट भी मिसमैच हो सकता है। हमें यहाँ पर ढूंढना है बेटा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ वेलोसिटीज। जनरली कोई पर्सन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन वर्टिकल सिलेंडर के अंदर में परफॉर्म करता है, तो उसके लिए कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती बेटा। मैक्सिमम लिमिट उसकी डेयरिंग पे डिपेंड करता है। उसके पास में जितना डेयरिंग है, उस वेलोसिटी के साथ में, वो स्पीड के साथ में वो मूव करे। इट हैज नो मैक्सिमम लिमिट। कितने भी वेलोसिटी के साथ में मूव करता है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उसके लिए उतना सेफ है। सेफ यानी कि साइंस पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं तो बोलेंगे सर जितनी ज्यादा वेलोसिटी इसका मतलब सेफ थोड़ी है। सेफ मींस इट हैज एन प्रोबेबिलिटी टू डिक्रीजेस इट्स एक्सीडेंटल चांसेस। उससे कम स्पीड है या फिर ज्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं है। इट हैज नो मैक्सिमम लिमिट फॉर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशंस। लिमिट कौन सी होती है बेटा? इससे लिमिट होती है मिनिमम लिमिट ऑफ वेलोसिटी। इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे कम अगर वेलोसिटी मेंटेन होती है, इट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑफ दैट स्टंट पर्सन। ओके बेटा, जब तक मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक ठाक है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, बेटा जनरली वर्टिकल सर्कुलर मोशंस के अंदर में जो स्टंट पर्सन मोशंस करता है, तो मोशंस एग्जैक्टली कैसे होता है बेटा? यहाँ पर मैं इसे वर्टिकल सिलेंडर ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज माय वर्टिकल सिलेंडर। यहाँ पर हो गया बेटा वर्टिकल सिलेंडर। सिलेंडर नहीं, इसे हम लोग वेल बोलते हैं, मौत का कुआं, ये फेमस नाम है इसका। दिस इज मौत का कुआं वाला पोर्शंस। दिस इज वेल, ये उसका होगा बेटा सेंटर। दिस इज योर सेंट्रल एक्सिस ऑफ दिस वेल और सिलेंडर, ये उसका बेटा सेंट्रल एक्सिस। और इस वेल के अंदर या फिर कुएं के अंदर ये स्टंट पर्सन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। कौन सा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है बेटा? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशंस। ये हमारा सर्कुलर पाथ है, इस पाथ के अलोंग इस वेल के साथ में ये स्टंट पर्सन मूव कर रहा है। सपोज इस डायरेक्शन में मूव करता है, ऐसा सर्कुलर मोशंस परफॉर्म कर रहा है। ओके बेटा, इसके रिगार्डिंग बेसिक फोकस करते हैं। ये जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से इनर एज तक, वेल के इनर एज तक जो डिस्टेंस है बेटा, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग इनर रेडियस। इनर रेडियस ऑफ अ वेल, क्या बेटा? इनर रेडियस ऑफ अ वेल। दिस इज इनर रेडियस ऑफ वेल एंड stunt person is performing horizontal circle inside a that vertical cylinders. इस सिलेंडर के अंदर में जब ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशंस प्रोवाइड करता है, तो हमें उसे प्रैक्टिकली देखना है। प्रैक्टिकली क्या होता है बेटा? स्पीड अगर बढ़ जाती है तो ये सेफ होता है, अगर स्पीड कम हो जाती है मतलब ये थोड़ा अनसेफ हो जाता है, इसके एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मुझे फाइंड आउट करना है
इसकी मिनिमम वेलोसिटी सो दैट इट विल मेंटेन सेफ कंडीशंस। सो यहाँ पर इसे हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। सपोज मेरा स्टंट पर्सन इस पोजीशन पर है, सो दिस इज माय पोजीशन ऑफ स्टंट पर्सन। कोई भी पोजीशन ले लीजिए, ये पोजीशन होगी। सो इस स्टंट पर्सन पर जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, सॉरी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म करता है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशंस में जितने फोर्सेस लगते हैं वो फोर्सेस ही रिस्पॉन्सिबल है इसके मोशंस के लिए। सो एज इट इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है बेटा, तो उसके साथ में दो लोग तो प्रेजेंट होती है, दैट इज उसे बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड फेंकने वाला जो फोर्स होता है उसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, और उससे बैलेंस करके हम लोग अंदर के साइड में खींचते हैं, उसे हम लोग बैलेंस करते हैं, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को बोलते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स जब बैलेंस होते हैं उसी टाइम पर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, नहीं तो सर्कुलर मोशन ही नहीं होता बेटा। सो इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने वाला है बेटा वो रेडियस के अलोंग लगेगा, दिस इज योर रेडियस, और रेडियस के अलोंग बाहर के डायरेक्शन में, दैट इज रेडियली आउटवर्ड। सो दिस इज माय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो बेटा दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपके मन में क्वेश्चन है सर यहां पर ही क्यों दिखा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियस के अलावा, सो दिस इज योर रेडियस, ये सेंटर है, डायरेक्शन रेडियस के अलोंग बाहर की तरफ, सो रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv square divided by r. What is mean by m? m means mass of an object performing circular motion. सर्कुलर मोशन कौन परफॉर्म कर रहा है बेटा, स्टंट पर्सन और बाइक, दोनों का मिला के यहां पर होगा मास। सेकंड इज वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो मूव करता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस एट दैट पोजीशन, कितने वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी। सेकंड, दिस इज योर इनर रेडियस, दैट इज इनर रेडियस ऑफ दैट वेल। और इस तीनों पैरामीटर्स पे हम लोग जब फोकस करते हैं तो बेटा मोशन करते टाइम उसका मास ना कम होने वाला है ना बढ़ने वाला है, सो मास रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन। बेटा रेडियस भी नहीं चेंज होने वाली, ना वेल नीचे आने वाली है, फिर कंप्रेस होने वाला, ना एक्सपांशन होने वाला है, तो रेडियस भी कांस्टेंट है। सो बेटा इसके पास में एक ही ऑप्शन बचता है, वो स्पीड मेंटेन करे। अगर उसको साइंटिफिकल फोर्स बढ़ाना है तो वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, इट हैज टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज होता है। सो इसे ध्यान रखना है कि भाई उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ाना है, वेलोसिटी बढ़ानी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम करना है, वेलोसिटी कम करना है, क्योंकि उसका मास वो कम नहीं कर सकता, ना रेडियस चेंज हो सकती है। सो इट इज ओनली पैरामीटर दैट इज वेलोसिटी व्हिच डिपेंड्स और व्हिच on which your centrifugal force depends. So centrifugal force only velocity dependent parameter होता है। वेलोसिटी जैसे इंक्रीज होती है तो वेलोसिटी स्क्वायर के साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है। और देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब वेलोसिटी। सो यहां पर जितना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है बेटा उतना बेहतर होता है, उतना अच्छा होता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको अच्छी तरह से ग्रिप देता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। ओके, सो दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। कितना लगता है बेटा, दैट मास वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। मास और रेडियस बंदा चेंज नहीं कर सकता, वेलोसिटी उसके हाथ में एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेटर बढ़ाएगा वेलोसिटी इंक्रीज, एक्सेलरेटर कम करेगा वेलोसिटी डिक्रीज। कम वेलोसिटी मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई बेटा। ओके, सेकंड पार्ट। सो इसका जो खुद का वेट है बेटा, वेट इज आल्सो अ फोर्स, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ का कोई बेटा ही नहीं है। सो वेट which is always directed vertically downward, नीचे आने वाला फोर्स weight. What is value of weight? W equals to mg. M stands for mass, G stands for exertion due to gravity. बेटा दो फोर्सेस, horizontal outward centrifugal mv square by r, नीचे जाने वाला फोर्स उसका खुद का वेट mg। बेटा वेट नीचे खींच रहा है बेटा, सपोर्ट नहीं है तो हवा में तो नहीं रुकने वाला है, उसको बैलेंस कौन करने वाला है, उससे बैलेंस करने वाला जो फोर्स होता है बेटा उसे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन को मैं थोड़ा सा अलग से आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, उसके बाद में इस पर यहाँ पर आने वाला हूँ। सो एग्जैक्टली फ्रिक्शंस क्या होता है बेटा, फ्रिक्शंस जो है एक फोर्स है जो कहां पर अपीयर होता है। फ्रिक्शन हमेशा होता है बेटा दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट रखा। सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है फर्स्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट है सेकंड, ये दोनों के बीच में यहां पर कांटेक्ट है बेटा। सो देयर इज कांटेक्ट बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स, और ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में है। उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट दूसरे के रिलेशनशिप में, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिलेशनशिप में वेलोसिटी मूव करता है या फिर मोशन ट्राई करता है। देखो बेटा
एक दूसरे के साथ में इसे बोलते हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, और इससे बोलते हैं जीरो रिलेटिव मोशन, क्योंकि दोनों एक साथ है, इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। सो जब भी दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होते हैं, रिलेटिव मोशन के लिए ट्राई करते हैं या फिर रिलेटिव मोशंस अपीयर होता है, सो ये दोनों के बीच में जो कांटेक्ट सरफेस होता है उसके बीच में दोनों को टेंजेंशियल, यानी अगर हॉरिजॉन्टल है तो बेटा तो दोनों का कांटेक्ट सरफेस ही होता है। सो दोनों का हॉरिजॉन्टल है तो कांटेक्ट सरफेस, अगर कर्व है तो दोनों के बीच वाला कांटेक्ट टेंजेंट सरफेस, कॉमन टेंजेंट, इस डायरेक्शन में एक मोशन को अपोज करने वाला फोर्स वहां पर होता है, उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ओके, जब हम लोग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोकस करते हैं तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का एक नेचर है बेटा, फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राई टू अपोज द मोशन, इसका स्वभाव एक फिक्स है, इसे मोशन से मतलब है, बस ये मोशन हो रहा है तो मोशन को अपोज करने वाला है, इट इज एन अपोजिशन और रेजिस्टेंस टू द मोशन। सो मोशन के लिए अपोज होता है, तो आप बोलेंगे सर मोशन कहाँ हो रहा है, सो बेटा मोशन के लिए ट्राई तो कर रहा है, सपोज यहाँ पर मोशन होता है, सो यहाँ पर अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट लेता हूं, सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर मूव करता है, थोड़ा यहाँ पर नहीं, मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो इस पार्ट को थोड़ा साइड में रखें, पहले हम लोग फ्रिक्शन बात करते हैं, उसके बाद में इसे रिपीट करेंगे। सो बेटा ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर यहां पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, और यहां पर ये जो पोर्शन है ये बीच में है कांटेक्ट। सो यहां पर है बेटा कांटेक्ट, ऐसा रफ नहीं है, कांटेक्ट सरफेस है, पर यहां पर हाईलाइट होने के लिए मैंने ऐसे कर्व लिखा है। ओके, सो ये दोनों के बीच में कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट सरफेस। अगर मैं यहां पर इसे फोर्स अप्लाई करता हूं, सपोज दिस इज योर फोर्स एफ, उसको पुश करने वाला फोर्स है। सो बेटा इस पुश का एक ही नेचर है, इट ट्राई टू मूव दैट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए ट्राई करता है। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फुल या फिर पुश यहां पर अप्लाई होता है तो ये ऑब्जेक्ट यहां से वहां तक डिस्प्लेस होने वाला है। बट सपोज यहां पर पहले मैंने फोर्स कम यूज किया है, 1 न्यूटन अप्लाई किया, उसके बाद में 2 3 4 ग्रेजुअली मैं अप्लाई करते जाऊं, बट इसका मोशन नहीं हो रहा। तो बेटा फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, उसके बाद में मोशन नहीं हो रहा, तो मोशन नहीं होने के लिए रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर है बेटा इस बीच वाले कांटेक्ट में अपोजिशन फोर्स तैयार होता है, उस अपोजिशन को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। बट बेटा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की एक लिमिट होती है कि आप लोग इसके ऊपर फोर्स लगाते ही जा रहे हैं और कांटेक्ट सरफेस अपोज करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। सो जैसे हम लोग फोर्स बढ़ाते जाते एक लिमिट हो जाती है बेटा, इसके बाद में दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कम होता है, या फिर उसकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, अभी वो सस्टेन नहीं कर पाता है उस फोर्स को, उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसका मतलब होता है इससे ज्यादा फ्रिक्शन वहां पर नहीं होने वाला है, जब ये जस्ट मोशन के लिए ट्राई करता है उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन। सो अगर एक बार वो मोशन ट्राई करता है उसके बाद में अपोजिशन जो होता है वो उस वैल्यू कम हो जाती है। सो द रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कांटेक्ट सरफेस इज मैक्सिमम व्हेन इट जस्ट ट्राई टू स्लाइड बिटवीन देम, जब ये थोड़ा सा स्लाइड करने के लिए ट्राई करता है उस कंडीशन को हम लोग लिमिटिंग या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं, और वही मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा फ्रिक्शन की। इससे ज्यादा फ्रिक्शन दो कांटेक्ट सरफेस में नहीं होता है। अगर उस फ्रिक्शन से ज्यादा अगर हम लोगों ने फोर्स लगाया है इसका मतलब उसका मोशन होने वाला है। अगर उस फ्रिक्शन की वैल्यू से कम अगर हमारा फोर्स है इसका मतलब है ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव फ्रॉम दिस प्लेस। सो मोशन के लिए फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शनल फोर्स जो दो सरफेस के बीच में उसकी वैल्यू ज्यादा है और हमारा फोर्स कम है, मतलब नहीं मोशन होने वाला है। फ्रिक्शनल वैल्यू कम है बेटा, उससे ज्यादा फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया, वो उसको ओवरकम करके उसका मोशन करने वाला है। सो ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू होती है जिसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है कांटेक्ट सरफेस के बीच में होता है और इसका नेचर होता है, सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज ट्राइंग टू मूव दिस ऑब्जेक्ट व्हेन मोशन इस डायरेक्शन में, सो बेटा डेफिनेटली मोशन के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में कांटेक्ट सरफेस के बीच में, दोनों का हॉरिजॉन्टल है तो दोनों का बीच का सरफेस, ये होगा बेटा फ्रिक्शनल फोर्स एफएस। देखो बेटा फोर्स लगा रहे जितना फोर्स है उसका अपोजिशन ऑफर्ड क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। एक कंडीशन आ गई बेटा कि इसके ज्यादा अगर फोर्स लगा लिया तो ये मूव करने वाला है,
उस कंडीशन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस कंडीशन में सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है, उससे ज्यादा कोई फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं होता है, और वही लिमिटिंग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को हम लोग एफएस बोलते हैं। ओके बेटा, सो एफएस इज इन लिमिटिंग कंडीशंस। ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है बेटा, इट इज ऑलवेज कंडीशंस। सो दोनों के बीच में कांटेक्ट है, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट है, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन भी होना चाहिए। सो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर होता है और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पैरेलल होता है या फिर टेंजेंशियल होता है। सो जब भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कांटेक्ट में होता है, और कांटेक्ट जहां पर होता है वहां पर नॉर्मल रिएक्शन होता है। सो फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया बेटा नॉर्मल रिएक्शन। जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। दिस फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये दोनों बेटा एक रिलेशनशिप के साथ में यहां पर होते हैं। रिलेशनशिप क्या होता है बेटा? एफएस नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों, एफएस मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, इस दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट बनता है, ये दोनों का रिजल्टेंट, और नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बनता है, दिस इज फाई, दिस इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन एंगल। और इस फ्रिक्शन एंगल का जो टैंजेंट रेशियो होता है, tan phi, अपोजिट यानी फ्रिक्शनल फोर्स एफएस, नॉर्मल यानी एडजेसेंट साइड, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, इसका एंगल फिक्स होता है, इसका टेंजेंट रेशियो भी फिक्स होता है। सो दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एट लिमिटिंग कंडीशंस। लिमिटिंग कंडीशंस मतलब इससे ज्यादा अगर होता है तो नहीं चलेगा हमें। ओके बेटा, सो यहां पर इसे अगर हम शिफ्ट करते हैं, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू विल बी म्यू एस इनटू एन। सो आपको लाइफ टाइम ध्यान रखना है बेटा, फ्रिक्शन की सबसे ज्यादा पॉसिबल वैल्यू है म्यू एस इनटू एन। म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये वैल्यू से ज्यादा अगर आपको फ्रिक्शनल उसका अपोजिशन में है तो ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है, इससे कम है तो ऑब्जेक्ट रेजिस्ट कर सकता है। ओके, सो आप लोग को फ्रिक्शन पता चल गया बेटा, अपोजिशन है मोशन के लिए। सो यहां पर जो होता है बेटा, इसका मोशन है, मोशन किस डायरेक्शन में हो सकता है बेटा? फाइल योर कंडीशंस। अगर ये फेल हो जाता है बेटा तो ये मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो इसका मोशन है बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट इसको नीचे ला रहा है, नीचे खींच रहा है बेटा, सो इसको हम लोग को मेंटेन करना है इस पोजीशन पर। इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए, और अपोजिट डायरेक्शन में कांटेक्ट सरफेस में कौन सा फोर्स होता है बेटा? दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। सो इसके एग्जैक्टली अपोजिट मोशन, वेट की डायरेक्शन में नीचे होने की प्रोबेबिलिटी या फिर करने के लिए ट्राई करके इसका एग्जैक्टली अपोजिट यहां पर हम लोग फिक्स करने वाले बेटा फ्रिक्शन। सो इसे हम लोग थोड़ा साइड में रख देते हैं, मैं सरफ कर देता हूं। वैसे तो बेसिक फ्रिक्शन का आप सब लोग को पता है, पर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया। सो दिस इज माय वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs इक्वल्स टू म्यू एस इनटू एन। देखो बेटा अभी ध्यान रखो, अगर इसकी वैल्यू फ्रिक्शन यानी म्यू एस इनटू एन, दैट म्यू एस इनटू एन वैल्यू अगर वेट से कम है, मतलब वेट इसे नीचे करेगा। यहां पर सपोज दिस वैल्यू इज 10 न्यूटन एंड सपोज दिस वैल्यू इज 8 न्यूटन। इसका मतलब है नीचे वाला वेट ज्यादा है, ऊपर वाला फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम है, सो इसे नीचे खींचेगा। अगर नीचे खींचा जाता है बेटा, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, स्टंट पर्सन नीचे आ रहा है, फेल हो गया, जान की जोखिम है बेटा। सो जब तक ये 10 न्यूटन और 10 न्यूटन सेम नहीं हो जाता बेटा, तब तक ये इसकी पोजीशंस नहीं मेंटेन कर सकता। इसका मतलब है इसको कॉन्स्टेंटली मूव करने के लिए जो फ्रिक्शन की वैल्यू है Fs, दैट इज म्यू एस इनटू एन, इसको मेंटेन करना है। सो दिस इज योर फ्रिक्शन Fs इनटू एन। व्हाट इज एन बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन कहां पर है? इसका परपेंडिकुलर। सो यहां पर हो गया बेटा नॉर्मल रिएक्शन। देखो देखो देखो, सो दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज अपोजिट टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट में सेंटर की तरफ लगता है बेटा, उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सो
The necessary centripetal force in a well of death is provided by normal reaction between the vehicle, the distant person की vehicle जो होती है वो, और उसके बाद में well का surface. So necessary centripetal force आपको ध्यान रखना है. Centripetal force is provided by normal reaction. यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा मैं. Centripetal force कौन प्रोवाइड करता है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन. चलो देखो बेटा, देखो, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली मैच किसके साथ में करेंगे बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. देखो बेटा, देखो ध्यान रखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू mv²/r किस पर डिपेंड है बेटा? मास चेंज नहीं होता, रेडियस चेंज नहीं होता, मतलब वेलोसिटी पर डिपेंड है. यहां पर वेलोसिटी बढ़ गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया बेटा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया. नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, इसका मतलब बेटा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बढ़ गई. बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स में μs इज कांस्टेंट, ओनली नॉर्मल रिएक्शन कैन बी चेंज. अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू चेंज होती है बेटा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता है. अगर यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है बेटा तो ऊपर खींचने वाला फोर्स बढ़ गया. अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स वेट से अगर कम रहा बेटा तो स्टैंड पर्सन गया नीचे. तो इसका कम से कम मेंटेन होना है बेटा. फ्रिक्शनल फोर्स Fs मस्ट बी ग्रेटर देन μs into n. अगर ये ग्रेटर देन नहीं है तो इसको अगर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू कांस्टेंट करते हैं तो कम से कम यहां पर स्पीड मिलती है. कौन सी स्पीड मिलती है बेटा? कम से कम मतलब मिनिमम स्पीड. सो इस कंडीशन में हम लोग मिनिमम स्पीड पर फोकस करते हैं. कौन सा स्पीड पर बेटा? मिनिमम स्पीड. और मिनिमम स्पीड पर हम लोग यहां पर फोकस करते हैं. तो डायग्राम बन चुके बेटा. वर्टिकली डाउनवर्ड वेट, वर्टिकली अपवर्ड उसको बैलेंस करने वाला फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, राइट साइड में बाहर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर की तरफ उसे बैलेंस करने वाला नॉर्मल रिएक्शन. और जब ये सब फोर्सेस इक्वल होंगे बेटा, सब फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, उस टाइम पर ये अच्छे से काम करेगा. सो अच्छे से काम करने के लिए इसको बैलेंस कौन कौन कर सकता है? देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन. सो इसे हम लोग लिखते हैं बेटा centrifugal force. What is value of centrifugal force? उसे बैलेंस करने वाला centripetal force, that is normal reaction. What is the value of centrifugal force? Centrifugal force की वैल्यू क्या है बेटा? mv²/r. और अगर हम लोग मिनिमम ढूंढ रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू mv², मिनिमम वेलोसिटी स्क्वायर. What is value of normal reaction? n. ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन. ओके, सो मैंने मिनिमम मैक्सिमम कंडीशन बता दी बेटा. इस वैल्यू के हिसाब से ग्रेटर देन होता है तभी ये सेफ होता है. ओके, सो मैक्स टू मैक्स पॉसिबल ये कंडीशन होनी चाहिए μs into n. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv minimum²/r इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन n. सेकेंड कंडीशन, जितना फोर्स अपवर्ड है बेटा उतना मिनिमम फोर्स डाउनवर्ड होना चाहिए, फिर जितना डाउनवर्ड उतना मिनिमम पर साइड में होना चाहिए. सो friction, that is static friction, equals to weight. So what is value of static friction? Mu s into n. और what is value of weight? m into g. क्या है बेटा? m into g. So friction और m into g, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा अलग लिखता हूँ. यहाँ पर डिवाइडेशन के हिसाब से मुझे थोड़ा बैलेंस करने के लिए इच्छा हो जाएगा. So weight is balanced by friction. So weight will be m into g and friction will be mu s into n. This is my second equation. जब मिनिमम ही ढूंढ रहे बेटा तो mu s के साथ मैच करेगी वैल्यू. तो पर यहाँ पर देखो, ये एक पहला इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन. हम लोग इसे डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं. So equation 1 divided by equation 2. So what is equation 1? M minimum velocity square divided by r equals to n divided by, यहाँ पर क्या है बेटा? mg. और इसे divided by mu s into n. So बेटा n will be cancelled, m mass and mass will be cancelled. और इसके सामने अगर इसे लिखते हैं ये बनता है बेटा v minimum square divided by r into g equals to 1 by mu s. अगर इसे हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं
सो ये बनता है बेटा वी मिनिमम स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। क्या होगा बेटा, आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस। और हम लोग यहाँ पर इससे मिनिमम वेलोसिटी ढूंढते हैं। मिनिमम वेलोसिटी that is v minimum will be the square root of rg divided by mu s. So what is minimum velocity? इसकी मिनिमम वेलोसिटी बन गई बेटा स्क्वायर रूट ऑफ आर जी डिवाइड बाय म्यू एस। यहां पर आपको ध्यान रखना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस बाय नॉर्मल रिएक्शन, वेट नीचे की तरफ खींचने वाला है, उससे बैलेंस करने के लिए ऊपर लगने वाला है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू एन। इसकी वैल्यू अगर इससे कम है म्यू एस इंटू एन, इसका मतलब है अनबैलेंस कंडीशन इक्वल है या फिर ग्रेटर है तो भी सेफ कंडीशन है। सो इक्वल और ग्रेटर में हम लोग यहाँ पर ढूंढते हैं मिनिमम वेलोसिटी। बैलेंस कर लिए, इसका मतलब है दिस इज योर मिनिमम वेलोसिटी। सो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी डिवाइड बाय म्यू एस। सो आर जी एंड म्यू एस इस पर इस वेलोसिटी पर डिपेंडेंसी है बेटा। सो जनरली अगर फिजिकली देखते हैं तो हमारे हाथ में आर तो है ही नहीं बेटा, रेडियस तो हमारे हाथ में नहीं है। उसके बाद में म्यू एस यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो टायर वाला ग्रिप जो होता है जितना रफ सरफेस है उतना कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है बेटा। उसके बाद में जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो वैल्यू ऑफ मिनिमम वेलोसिटी अगर हमें रिड्यूस करना है तो हम लोग रेडियस रिड्यूस कर लेते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। या फिर वैल्यू ऑफ मिनिमम वेलोसिटी हम लोग को बढ़ाना है तो रेडियस बढ़ा सकते हैं। अगर रेडियस का पैरामीटर नहीं है तो हम लोग ग्रिप का पैरामीटर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के हिसाब से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। सो जनरली हम लोग इसी पैरामीटर्स पर फोकस करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वगैरह, इस पर डिपेंडेंसी। सो ये बन गया बेटा हमारा मौत का कुआं। मौत का कुआं जिसमें स्टंट पर्सन उसके जान के साथ में खेल चुका है बेटा, उसको मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन करनी है। कितने वेलो में मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन करनी है, उसको मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन करनी है स्क्वायर रूट ऑफ आर जी डिवाइड बाय म्यू एस। ओके, सो ये टोटल इक्वेशन में आप लोग को क्या समझ में आता है बेटा? सो आप लोग को ध्यान रखना है मौत का कुआं वर्टिकल सिलेंडर जब होता है जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करता है। नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड करता है बेटा यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, इनडायरेक्टली वेलोसिटी से। जितनी वेलोसिटी बढ़ती है उतना नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता है, जितना नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता है उतना फ्रिक्शन बढ़ता है, और फ्रिक्शन की वैल्यू जितनी ज्यादा है उतना सेफ है बेटा क्योंकि वेट को बैलेंस वही करता है। ये पैरामीटर आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पैरामीटर्स आप लोग को ध्यान रखना है। अगर मैं फाइनल इक्वेशंस पर फोकस करता हूँ आर जी डिवाइड बाय म्यू एस, सो बेटा ये दोनों कंडीशंस में मास हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड कर लिया, इसका मतलब मास कैंसिल हो चुका है। सो मिनिमम वेलोसिटी इज नॉट डिपेंड ऑन मास। सो मास का कोई पैरामीटर नहीं बेटा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसका वेट ज्यादा है वो सेफ नहीं है, और नो नो नो, मास इज इंडिपेंडेंट पैरामीटर। सो मास के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं बचती बेटा। सो मास इज योर सेफ कंडीशन। सो मास भी आपस सेफ कंडीशंस में बेटा। उसके बाद में मिनिमम वेलोसिटी इसके साथ साथ में हम लोग यूज कर सकते हैं और इसकी डिपेंडेंसी बनती है। सो जनरली हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि वेल ऑफ डेथ जैसे से हम लोग फाइनली फोकस करते हैं। ये हो गई बेटा मिनिमम वेलोसिटी, और मिनिमम वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चंस में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। सो इस बेसिस पर आप लोग के लिए 2 मार्क का न्यूमेरिकल हो सकता है। तो 2 मार्क का न्यूमेरिकल जनरली एक ही फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ आर जी डिवाइड बाय म्यू एस। आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, इनर रेडियस, जी स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके बेटा, सो आप लोग इसे थोड़ा देख सकते हैं। अगर आपको लगता है तो इस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आपके नोटबुक में यूज कर सकते हैं। बेटा डायग्राम बनाते टाइम आप लोग को ध्यान रखना है यही पॉइंट्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड, क्यों आउटवर्ड होता है तो बेसिकली आउटवर्ड ही उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। वेट बेटा कहीं पर जाओ वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है। ओके बेटा, सो यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया है वेल ऑफ डेथ या फिर मौत का कुआं। कोई प्रॉब्लम बेटा? चलो, सो स्क्रीनशॉट लिया होगा, तब तक मैं इसे रफ कर लेता हूँ। जब तक बेटा मैं बोर्ड साफ कर दूं तब तक आप लोगों ने अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो बेटा, अब मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग सेकेंड एप्लीकेशन है बेटा।
सेकेंड एप्लीकेशन इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट हम लोग सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू कर रहे हैं। डे टू डे लाइफ का हर रोज का एग्जाम्पल है बेटा। हर रोज का एग्जाम्पल क्या है कि जब भी आप आपकी कार में या फिर कोई व्हीकल में मूव करते हो, तो जो कर्व रोड सरफेस होता है, अगर उस पर आपके व्हीकल की वेलोसिटी अगर ज्यादा है, तो आप लोग ऐसे फील करते हैं कि हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। या फिर आप लोग मोस्ट ऑफ देखते हैं कि भाई कार की स्पीड ज्यादा थी, तो टर्निंग पर जब रोड टर्न होता है, उस टर्न पे उसने बैलेंस नहीं किया और वो कार नीचे बाहर जाके गिर चुकी है। सो हम लोग वही एग्जांपल पर फोकस करने वाले हैं, दैट इज व्हीकल मूविंग अलोंग अ कर्व रोड सरफेस। सो पहले व्हीकल कैसे मूव करता है कर्व रोड सरफेस पर, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। सो जनरली रोड जो है या फिर ट्रैक है, इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन। सो सपोज ये हमारा कोर रोड सरफेस है बेटा, और ये इसकी एवरेज सेंट्रल रेडियस है। यहां पर इसका सेंटर है, तो सपोज इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड। इसे हम लोग बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड। और यहां से अगर ये व्हीकल मूव करता है बेटा, सो दिस व्हीकल इज मूविंग इन दिस फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो बेटा आप लोग जनरली इसे फोकस करते हैं कि जब व्हीकल मूव करता है, व्हीकल की स्पीड ज्यादा होती है, तो व्हीकल अनबैलेंस होकर बाहर निकल जाता है, मतलब इसका सर्कुलर मोशन ब्रेक हो जाता है। मैंने आप लोग को पहले पढ़ा बेटा, सर्कुलर मोशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसके लिए दो लोग चाहिए बेटा। बाहर फेंकने वाला साइंट्रिफिकल फोर्स, इट अराइजेस ओरिजिन्स ड्यू टू द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसका तो है ही बेटा। उसे बैलेंस करने के लिए हमारे पास में होना चाहिए बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हम लोग आर्टिफिशियल या फिर अरेंजमेंट करके प्रोवाइड करते हैं। और इस चीज में आर्टिफिशियल हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करता है बेटा, या फिर मेंटेन करता है रोड सरफेस और टायर सरफेस के बीच में रहने वाला फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, या फिर हम लोग बोलते हैं टायर और रोड सरफेस के बीच में जो अच्छी खासी ग्रिप होती है, वो ग्रिप यहां पर मेंटेन करती है या फिर प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो जब भी हम लोग इसे फोकस करते हैं, तो इसे बाहर की तरफ फेंकने वाला एक फोर्स है बेटा। देखो इसे रेडियली आउटवर्ड जो फोर्स फेंकता है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv square by r। what is value of centrifugal force, mv square by r। बेटा मास तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है, सो मास रिमेन्स कांस्टेंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा, ये रोड सरफेस है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आल्सो अ फिक्स वन। सिर्फ आपके हाथ में एक चीज बचती है, दैट इज वेलोसिटी। अगर साइंट्रिफिकल फोर्स जो है बेटा अगर बढ़ता है, मतलब आपकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब है डेफिनेटली सेंट्रिफिकल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट मूविंग व्हीकल इज हायर। अगर आपकी स्पीड कम है, इसका मतलब है सेंट्रिफिकल फोर्स इज लोअर, बिकॉज दो पैरामीटर्स आपके हाथ में नहीं, मास आपके हाथ में नहीं बेटा। मास जितना है उतना कंटिन्यू रहने वाला। रेडियस ऑफ कर्वेचर फिजिकली कंस्ट्रक्ट हो चुका है बेटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इंजीनियर ने डिफाइन किया, कंस्ट्रक्टर कॉन्ट्रैक्टर में कंस्ट्रक्ट भी कर लिया है। सो फिजिकल कंस्ट्रक्शन हो चुका है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में वेलोसिटी ऑफ दैट व्हीकल। सो वेलोसिटी कम करते मतलब सेंट्रिफिकल फोर्स रिड्यूस होता है, और वेलोसिटी बढ़ाते इसका मतलब सेंट्रिफिकल फोर्स इंक्रीज होता है। सो जब भी साइंट्रिफिकल फोर्स इंक्रीज होता है, तो इसके बीच में जो टायर है, टायर और रोड सरफेस के बीच में जो सेंट्रिफिकल फोर्स है बेटा, या फिर नेसेसरी फ्रिक्शन है, तो मैंने अभी कंटिन्यूएशन में बोला है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू फिक्स होती है बेटा। कितनी होती है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। इस वैल्यू से अगर ज्यादा है, इस वैल्यू से सेंट्रीपिटल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अगर आपके बैलेंसिंग कंडीशन में इसके अपोजिट में ज्यादा है, इसका मतलब है सफिशिएंट फ्रिक्शन वहां पर नहीं है। और सेंट्रीफिकल फोर्स अगर सफिशिएंटली बैलेंस करना है, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए। सो यही कंडीशन में हम लोग रोड सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिजिक्स में हम लोग रोड सरफेस दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। यहां पर देखिए, ये बाहर तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मैं डायग्राम फ्रंट व्यू में निकाल रहा हूं बेटा। सो जनरली रोड सरफेसेस दो टाइप्स के होते हैं बेटा, या फिर ट्रैक जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला जो रोड सरफेस होता है, जो रोड सरफेस है उसका अगर सरफेस कर्वेचर पे फ्लैट है, सो इसे बोलते हैं हम लोग
फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस। और अगर इसका रोड सरफेस जो इनर एज है बेटा और जो आउटर एज है, सो आउटर एज इनर एज के कंपैरिजन में थोड़ी सी हाइयर अपर साइड है। सो हमारा रोड सरफेस हो गया बेटा ये। इन रोड सरफेस इनर एज एंड हाइयर एज थोड़े से कम ज्यादा है, मतलब इनर एज लोअर है, आउटर एज हाइयर है। सो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। एक सेफ्टी मेजर के हिसाब से ये इंप्रूवमेंट करता है और इसे हम लोग बोलते हैं फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस। ओके, सो दोनों रोड सरफेस हमें पढ़ना है बेटा, बट पहले हम लोग फ्लैट हॉरिजॉन्टल पे पढ़ेंगे। बैंकिंग ऑफ रोड थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो आज मैं जिस रोड सरफेस, कर्वेचर रोड, ये बेटा कर्वेचर जो मैंने अभी यहाँ पर ड्रॉ किया था वही एग्जांपल है, सिर्फ रोड सरफेस का कंस्ट्रक्शन करते रहे। रोड अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस बोलेंगे, फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस। और इनर एज के कंपैरेटिवली आउटर एज अगर थोड़ी सी ज्यादा है तो उसे हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड बोलेंगे। कंप्लीट बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, एग्जैक्ट क्या होता है, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके, सो हमारा रोड सरफेस बेटा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस है और व्हीकल मूव करता है। सो बेटा दिस इज माय रोड सरफेस। तो बेटा डायग्राम बना रहा हूं मैं, कैसा रोड सरफेस है बेटा, हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस। यहां पर थोड़ी नीचे डायग्राम बना, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस। इस हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस पर मेरा व्हीकल है बेटा। सो दिस इज माय व्हीकल, इसके टायर है बेटा, और यहां पर टायर और रोड सरफेस के बीच में ग्रिप कांटेक्ट, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोज में फ्रिक्शन प्रोवाइड करने वाला है। सो दिस माय व्हीकल। अगर मेरी ड्राइंग थोड़ी रफ है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा होगा तब ये हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर लीजिए इसे। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल वन। चलो बेटा, ये अगर ये है तो सपोज ये इसका सेंटर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये हो गया बेटा रेडियस। थोड़ी रेडियस में ऊपर दिखा देता हूं। सो यहां से सेंटर, सो यहां तक का जो डिस्टेंस है बेटा, सो दिस इज माय रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज माय रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो बेटा, सेम वे से हम लोग फोर्सेस देखते हैं। क्या कर रहा है बेटा व्हीकल, सर्कुलर मोशन कर रहा है अलोंग द कर्वेचर ट्रैक और कर्वेचर रोड सरफेस। अगर सर्कुलर मोशन करता है बेटा तो दो लोग वहां पर प्रेजेंट होते हैं। पहला उसे बाहर फेंकने वाला अलोंग द रेडियस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो बेटा यहां पर मैं सेंटर अगर पकड़ लेता हूं तो यहां पर इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बेटा। सो दिस इज माय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलो बेटा बोलो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv square divided by r. This is my radially outward acting centrifugal force. Second part, बेटा व्हीकल है, व्हीकल का वेट हम लोग सेंटर पे फोकस करते हैं। सो वेट बेटा, वेट का तो फिक्स है, उसे लगना हमेशा ही है वर्टिकली डाउनवर्ड। सो दिस इज माय वेट, W equals to mg. m stands for mass, G stands for acceleration due to gravity. दो लोग तो लग चुके बेटा। चलो चलो, अब हमारा तीसरा टाइम है। सो बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे बाहर खींच रहा है बेटा, हमें प्रोवाइड करना है उससे अंदर की तरफ जाने वाला फोर्स। सो अंदर की तरफ जाने वाला फोर्स कौन प्रोवाइड करता है बेटा, सो इस डायरेक्शन में मोशन के लिए ट्राई कर रहा है। सो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मोशन, बाहर की तरफ। ये इनर साइड है बेटा, ये आउटर साइड, दिस इज योर आउटर एज, दिस इज योर इनर एज। सो आउटर एज के साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर फेंकता है, उसको एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर कॉन्टैक्ट के बीच में फ्रिक्शन है बेटा। सो दिस इज माय फ्रिक्शन एफएस। सो बेटा जस्ट इस फ्रिक्शन को मैं यहां पर दिखा देता हूं क्योंकि यहां पर राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। सो दिस इज एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स इज टायर और रोड सरफेस के बीच में, सिर्फ इसे मैं दिखा यहां पर रहा हूं। सो दिस इज माय फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा एफ एस कितना होता है म्यू एस इंटू एन, इससे ज्यादा नहीं हो सकते बेटा। दिस इज माई फ्रिक्शन। मैंने पहले ही समझाया बेटा फ्रिक्शन तो अकेला होता नहीं है, फ्रिक्शन कांटेक्ट के साथ में होता है, तो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में परपेंडिकुलर होता है इसका साथ ही, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो हो गया बेटा नॉर्मल रिएक्शन। सो दिस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू एन। सो ये नॉर्मल रिएक्शन, frictional force Fs mu s into n max to max value, weight vertically downward mg, और centrifugal force mv square divided by r। वही प्रॉब्लम्स वही कंडीशंस रिपीट कर रहा हूं बेटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है या फिर एक ही चीज से अफेक्ट करता है, वेलोसिटी। मास रेडियस आपके हाथ में नहीं है, वो फिक्स हो चुका है। सो वेलोसिटी कम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर एग्जैक्टली बैलेंस कर रहा है बेटा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एग्जैक्टली अपोजिट जो फोर्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सो पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए बेटा, when a vehicle is moving along horizontal flat curve road, देखो बेटा फ्लैट रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने रोड बैंक नहीं किया है, फ्लैट रोड के अगर मूव करता है तो यहां पर जो नेसेसरी ग्रिप है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस करने वाला एक ही फोर्स है बेटा, जो फोर्स है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस, जिसकी मैक्स टू मैक्स पॉसिबल वैल्यू है बेटा नॉर्मल रिएक्शन इनटू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एस। और नॉर्मल रिएक्शन यहां पर डिपेंड करता है वेट पर। जो वेट है बेटा, वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जब बैलेंस सिचुएशन होगी बेटा उस टाइम पर हम लोग इसे फोकस करते हैं। सो यहां पर हम लोग लिमिट्स की तो अगर बात करते हैं, सो यहां पर वेलोसिटी के लिए मिनिमम कोई लिमिट नहीं बेटा, मिनिमम लिमिट तो जीरो है बेटा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कैन बी जीरो पॉसिबल। जीरो से बढ़ाते हैं, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है, फ्रिक्शन बढ़ता है। एक कंडीशन आगे बेटा कि जिससे ज्यादा अगर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स सस्टेन नहीं कर पाता। सो दैट कंडीशन, अगर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बढ़ गई और उस फोर्स को अगर फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस नहीं कर रहा, फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्स टू मैक्स पॉसिबल वैल्यू म्यू एस इनटू एन, जब भी म्यू एस इनटू एन से फिक्स साइंटिफिकल फोर्स बढ़ जाता है, उस टाइम पर व्हीकल स्टेबल नहीं होता बेटा, स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। उस टाइम पर व्हीकल साइड में मूव करेगा। अगर व्हीकल साइड में मूव करता है तो उसे हम लोग हमारे जनरल भाषा में व्हीकल स्लीप हुआ है फिर स्कीड हुआ है, और स्लीपिंग और स्कीडिंग कॉजेज द एक्सीडेंट। सो बेटा एक्सीडेंट तो हमें करना ही नहीं है। सो एक्सीडेंट में हम लोग फिक्स करते हैं किस वैल्यू पर बेटा, इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी बढ़ गई मतलब इससे ज्यादा साइंटिफिकल फोर्स बढ़ गया, इससे ज्यादा साइंटिफिकल फोर्स मतलब फोर्स उसे बाहर फेंक रहा है। सो दिस विल बी एट दैट सिचुएशन, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट व्हीकल। कम से कम तो कितनी पॉसिबल है, कम से कम मिनिमम वैल्यू along horizontal road equals to static condition, that is जीरो। जीरो है, स्टेबल है बेटा, हम लोग अच्छे हैं। वेलोसिटी बढ़ा रहा है एक लिमिट, जिसके बाद में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ने बोल दिया बेटा कि अब मेरे पास ताकत नहीं है इससे सहने की, मेरी वैल्यू मैक्स टू मैक्स म्यू एस इनटू एन है, ये वैल्यू फिक्स है बेटा, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूं। अब आप फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इतना ही है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा रहे मतलब वेलोसिटी बढ़ा रहे आप लोग, आप आपका देख लो। सो यहां पर हम लोग मैक्स टू मैक्स वेलोसिटी फाइंड करेंगे। मिनिमम वेलोसिटी तो होती है बेटा, सो मैक्स टू मैक्स वेलोसिटी में 3 लोग बैलेंस करने वाले हैं, फिर 2 लोग बैलेंस। साइंटिफिकल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय नेसेसरी फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस। वेट को बैलेंस करता है नॉर्मल रिएक्शन, और हम लोग वही कंडीशन जैसे 2 इक्वेशन बनाए थे सेम इक्वेशन से आता बना लो। सो बेटा पहले देखते हैं आप लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलो, this value of centrifugal force is balanced by static friction। max to max कितनी पॉसिबल है, म्यू एस इनटू एन। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देखता हूं तो यहां पर मैक्स टू मैक्स पॉसिबल है म्यू एस इनटू एन। सो दिस इज माय म्यू एस इनटू एन, दैट इज माय स्टैटिक फ्रिक्शन। चलो बेटा, ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल तो निपट लिया बेटा, सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस बाय फ्रिक्शन। ऊपर वाले देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन और वेट। सो वेट इज बैलेंस्ड बाय
नॉर्मल रिएक्शन, बेटा नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर और रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, पर यहाँ पर स्पेसिफिकली नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। What is value of weight? Vertically downward mg. Normal reaction, vertically upward normal reaction, and this is my second equation. और वही रिपीट करता हूँ प्रोसेस। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। बेटा मैक्स टू मैक्स वैल्यू ढूंढ रहे हैं। mv max square divided by r divided by mg, mm get cancel, and mu s into n divided by n also get cancel। क्या बचा है बेटा? तो यहाँ पर बची हुई चीज है v max square divided by rg equals to mu s, और मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर बनता है बेटा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन mu s into rg, या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी बन चुका है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी। चलो बेटा, सो ये बन गई बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल रोड। अगर हॉरिजॉन्टल रोड की तरफ मूव करता है तो पहले स्टेप में आप लोग को लिखना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फ्रिक्शन का बैलेंस कंडीशन, पहला कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन में वर्टिकल वाले नॉर्मल रिएक्शन और वेट। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करना है और आपको मेंशन करना है कि भाई म्यू एस ये मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स टू मैक्स पॉसिबल वैल्यू, इससे ज्यादा पॉसिबल वैल्यू नहीं है। इसके बाद में डिवाइडेशन करना है, m will get cancel here and will cancel in second condition, v max square divided by rg will be mu s and maximum velocity will be square root of mu s into rg. What is mu s? Coefficient of static friction between the road and tire surfaces. R equals to radius of curvature of that road surface, G equals to acceleration due to gravity. इसमें से दो पैरामीटर बेटा यहाँ पर भी आपके हाथ में नहीं है, R आपके हाथ में नहीं, G आपके हाथ में नहीं, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपके हाथ में। और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आप लोग के हाथ में है वेलोसिटी के हिसाब से, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपके टायर की कंडीशन पर डिपेंड करता है। आपकी टायर की कंडीशन वेल है, मतलब अच्छी वैल्यू है। अगर आपके टायर की वैल्यू अच्छी नहीं है, टायर की कंडीशन अच्छी नहीं है, ग्रिप अच्छी नहीं है, स्मूथ है, इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कम होगा बेटा। सो टायर खराब है, आपकी वेलोसिटी लिमिट कम हो जाती है बेटा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो टायर और रोड सरफेस पर ही डिपेंड करता है। सो जब भी कोई व्हीकल कर्व रोड सरफेस पे या फिर कर्व ट्रैक पे हॉरिजॉन्टल होता है, उस पर मूव करता है, तो उसकी मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी है बेटा 0, और उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर इंटू जी। ये वैल्यू कौन प्रोवाइड करता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे हाथ में नहीं है, उसे बैलेंस करने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है बेटा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है नेसेसरी फ्रिक्शनल ग्रिप बिटवीन हॉरिजॉन्टल, बिटवीन रोड एंड टायर सरफेसेस। रोड और टायर सरफेस के बीच में जो ग्रिप है बेटा, वही इसे अच्छे से ग्रिप प्रोवाइड करता है, वही उसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो ये एक फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिराइव द रिलेशनशिप या फिर डिराइव द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हॉरिजॉन्टल फ्लैट रोड, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन होते हैं बेटा। एक तिरछा जो रोड होता है उसे इंक्लाइन रोड सरफेस बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही बैंकिंग ऑफ रोड पे ही फोकस करने वाले हैं। सो हॉरिजॉन्टल यानी कि ये सरफेस, आपको क्या करना है, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर फोर्स बॉडी निकालना है व्हीकल की। सबसे पहला बाहर जाने वाला सेंट्रीफ्यूगल, नीचे आने वाला वेट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में मोशन करता है, उससे अपोज करने वाला फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की खासियत होती है बेटा मोशन को अपोज, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन। यहाँ पर है एक्चुअल में, मैंने थोड़ा यहाँ पर दिखा दिया आपको समझ में आने के लिए। सो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के साथ में उसका साथी होता है नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। चारों लोग एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंसेस फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंसेस वेट। सो वेट बैलेंस हो चुका है बेटा, दोनों को बैलेंस कंडीशन में लिखो, एक दूसरे के साथ में डिवाइड करो, मैक्सिमम वैल्यू बी स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस इनटू आरजी। सो इस इक्वेशन को हम लोग फोकस करते हैं और इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग को देखना होता है। सो बेटा दोनों इसमें फ्रिक्शन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सो फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी कंडीशंस। सो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है बेटा, फार्मूला ध्यान रखना है, उसके बाद में नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। ओके बेटा,
सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ थोड़ा लंबा वीडियो हो चुका है, पर आप लोग को समझ में होगा। अगर थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होगी तो आप लोग इसे एक बार रिपीटली देख लीजिए। कुछ पॉइंट्स पर आप लोग को लगता है तो थोड़ा पॉज लीजिए, थोड़ा ब्रेक लेके उसके बाद में रिपीट उसको देखिए, उसके बाद में उसे फाइनल कर लीजिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लिख दीजिए बेटा। जब ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी फर्स्ट रोटेशनल डायनामिक्स की, हम लोग आपके डाउट्स पर क्वेश्चन या फिर उसका डाउट क्लियरिंग सेशंस रखेंगे। सो बेटा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई, आप लोग को थोड़ी समझ में आई होगी। सो इसको आप लोग इसी एनर्जी के साथ में कंटिन्यू कर लीजिए, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी, या फिर पढ़ाई पर भी कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, जिससे हम लोग बोर्ड एज वेल एज सीटी पॉइंट ऑफ व्यू फोकस करेंगे। ओके बेटा, सो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। आज हम लोगों ने 2 पॉइंट्स फोकस किए थे, वेल ऑफ डेथ, वर्टिकल सिलेंडर के अंदर में मौत का कुआं, स्टंट पर्सन माहौल कर रहा है। सेकेंड, हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस पे हम लोग व्हीकल को मूव करते। जनरली ये कंडीशन अभी नहीं है बेटा, सिविल इंजीनियर्स ने अभी ये कंडीशन बंद कर दी है। सब सिविल इंजीनियर्स उसको बैंक करते हैं, यानी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं। क्यों देते हैं, क्या देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट थ्योरी है बेटा, थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी। सो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर एक ही चीज देता है, दैट इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस, बाकी कोई नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सिर्फ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जितना ज्यादा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा अपनी स्टेबिलिटी होती है बेटा। अगर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया बेटा, तो आपके एक्सीडेंट के चांसेस 100% है। नॉर्मल रिएक्शन वेट, इसे बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, इक्वेशन लिखते हैं, 2 डिवाइड कर लेते हैं। सो हम लोग को मैक्सिमम वेलोसिटी पॉसिबल मिलती है स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस इनटू आरजी, मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। सेम कंडीशन में उसके अपोजिट होता है मौत का कुआं। मौत का कुआं जो होता है बेटा, उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी अनलिमिटेड होती है, और जो मिनिमम वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला होता है मिनिमम वेलोसिटी। मौत का कुआं है बेटा, वी मिनिमम, सो स्क्वायर रूट ऑफ आरजी डिवाइडेड बाय म्यू एस, ये वेल ऑफ डेथ। मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी इनडेफिनाइट, आपकी जितनी इच्छा है उतनी स्पीड से बड़ा कम करेंगे, इससे तो आपके एक्सीडेंट हो जाएंगे। सो इससे कम आप नहीं कर सकते, मौत का कुआं है तो, और इससे ज्यादा हॉरिजॉन्टल रोड पे नहीं बढ़ा सकते। सो बेटा दोनों चीज को थोड़ा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस स्क्रीनशॉट के साथ साथ में आपका ये वीडियो भी मैं यहाँ पर खत्म कर लेता हूँ। ओके, सो वीडियो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए आपके दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।